नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देवास पहुंचे सीएम शिवराज, किसानों से कहा आपदा से हम आपको बाहर निकालेंगे, हर संभव मदद का दिया भरोसा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाकालेश्वर में पंचामृत पूजन और शिवलिंग घिसने पर लगाई रोक। भाजपा ने उपचुनाव से पहले 5 नए चेहरों को महामंत्री बनाया। वीडी शर्मा ने 5 नए चेहरों को महामंत्री बना दी नियुक्ति। इमरती देवी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई। इमरती देवी ने नहीं बदले सुर, फिर उठाए आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडा परोसने की मांग। उपचुनाव की जंग के साथ गाय पर सियासत, गौशालाओं में बजट पर कमलनाथ का तंज, कैसी धर्मप्रेमी सरकार का चारा तक नहीं खा रहे। महाराष्ट्र की गढ़ में प्रत्याशी खोजने को निकले दिग्गी राजा, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों से की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को नेमावर पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बाढ़ के कारण बनी स्थितियों से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिलवाया है। साथ ही साथ सभी को इस आपदा से बाहर निकालने की बात भी कही है। दरअसल देवास जिले के नेमावर में गत दिवस तेज बारिश के कारण बाढ़ के हालात जैसी स्थिति बन चुकी है। निचली बस्तियों में जल जमाव हो चुका है। यहाँ फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त नेमावर में पहुंचे। उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल और विधायक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। जनता के कष्ट देखने आए थे। नेमावर में तो 2-2 मंजिलें पानी में डूबी हुई थी। जनता की तकलीफ देखी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है कि हम लोगों की भयानक बाढ़ आई थी, हम सब लोग जानते हैं। इस बाढ़ ने 73 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनता तकलीफ में थी। हेलीकॉप्टर से तो मैंने देखा ही था, लेकिन जमीन पे आके भी कष्ट देखना जरूरी था। यद्यपि हमारे विधायक जी, हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ दौरा कर चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि हर जिले में मैं भी कहीं ना कहीं पहुँचूँ, इसलिए जनता के कष्ट देखने आए थे। नेमावर में तो 2-2 मंजिलें पानी में डूबी हुई थी। जनता की तकलीफ देखी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है कि हम लोगों की जिंदगी को फिर पटरी पे लेके आए। लोगों की जिंदगी फिर पटरी पे आएगी, गृहस्थी फिर से बसाई जाएगी और जो नुकसान हुआ है हम RBC 64 के माध्यम से उसको भी पूरा करेंगे और किसानों को फसल बीमा योजना और RBC 64 मिला के नुकसान की भरपाई करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखा देते हैं। भारत के ऊपर उंगली उठाना आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वभाव हो गया है। भारत को कैसे कमजोर बताना, ये उनकी आदत हो गई है। जीडीपी भारत की गिर रही है। अरे थोड़ा इटली पे नजर मान लेते अपने नाना के यहाँ, 39% जीडीपी गिरी है। भुखमरी के कगार पे है पूरा इटली, पर वहां ध्यान नहीं गया, भारत पे चला गया। ये वैश्विक मंदी का दौर है। कोरोना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, विश्व के अंदर कोरोना है। राहुल गांधी जी को ये नहीं दिखा कि इस 24%, 23% की मंदी के दौर में भी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने। 3-3 महीने का राशन लॉकडाउन के पीरियड में हर गरीब के घर पर पहुंचा। उसके बाद फिर 2 महीने का पहुंचा, उसके बाद में पहुंचा। 10-10 हजार रुपए वेंडरों के खातों में पहुंचाए जा रहे हैं। उस समय जो लेबर लौट के आई थी, प्रवासी मजदूर लौट के आए थे, तो हाथों से जूते चप्पल शासन और प्रशासन पहना रहा था। कभी विश्व की तरफ देखना नहीं, कभी इटली की तरफ देखना नहीं। एक उंगली जब हमारी तरफ उठती है तो 3 आपकी तरफ भी उठ जाती है, कांग्रेस के नेता लोगों। धमाका तो तब नहीं था जब हम 15 साल की सरकार चलाने के बाद चुनाव में गए थे, तब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। जब तब नहीं मिला तो अब कहां से मिलेगा? अब तो आपके 15 महीने के काले कारनामे ही काफी हैं। जो किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख रुपए देने का और एक किसान को नहीं दिया,
जो नौजवान से झूठ बोला 4,000 रुपए महीने का और एक को नहीं दिया, जो बेटियों से झूठ बोला नई स्कूटी देने का और एक को नहीं दिया, जो रोजगार देने के नाम पर छला गया, एक रोजगार नया सृजित नहीं किया, तो इनका भविष्य अंधकार में है। अब ये बोलने को बचा क्या है इन पे? ये अपनी उपलब्धि लेके तो अब जनता के बीच जा नहीं सकते, सिर्फ हमारी आलोचना करने को जाएंगे। तो इतना तो जनता समझती है ना कि 15 महीने में क्या किया। अब बताओ, खतरे में ना तो संविधान है ना गांधी है, खतरे में कांग्रेस है, उस पर ध्यान दें तो समझ जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो बाहर निकलो, टीवी और ट्विटर पे राजनीति कर रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री रात रात भर बाढ़ में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, एक नेता नहीं निकल रहा, एक नेता। अचंबा है। उसके बाद सितम ये है कि आलोचना कर रहे हो और पता नहीं आप लोगों का ध्यान इस बात पे क्यों नहीं जा रहा है। भाई ए टीम नहीं निकल रही तो बी को भेज देते, सी को, हालांकि टीमें बची नहीं है अब। ये सच है कि वहां पर व्यक्तियों का टोटा है, लेकिन अच्छा हो कि एक आध बार तो निकल जाओ। अब तो उतर गया है, अभी चले जाओ। निश्चित रूप से उसकी तैयारी चल रही है। प्लाज्मा की दृष्टि से भी, व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और रोग रोधक क्षमता उनकी कितनी, एंटीबॉडी कितनी डेवलप हो गई है, इसकी भी जानकारी अगर साथ साथ अगर आती है तो निश्चित रूप से कोरोना से लड़ने में वो सहायक सिद्ध होगी। होशंगाबाद में नर्मदा नदी अभी भी अपने खतरे से निशान से ऊपर बह रही। स्थिति को संभालने के लिए होशंगाबाद में आर्मी को उतारा गया। सीएम के दौरे के दौरान भी आर्मी के जवान उनके साथ रहे। सीएम आर्मी की बोट पर बैठ करके बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचे। इस दौरान वह स्थानीय अधिकारियों से हालत के बारे में भी जानकारी लगातार लेते रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नर्मदा किनारे बसे गांवों में बाढ़ से एमपी में भारी तबाही हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करने जा रहे हैं। सोमवार को सीएम अधिकारियों के साथ होशंगाबाद पहुंचे। यहां बोट से वह नर्मदा किनारे बसे गांवों तक पहुंचे। सीएम गांव पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की, साथ ही साथ उन्हें राहत सामग्री भी दी। इसके साथ ही लोगों को मदद का आश्वासन दिया गया है। बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया था। आज शिवराज ने हेलीकॉप्टर की बजाय नाव से इलाकों का दौरा किया। वह एनडीआरएफ की टीम के साथ होशंगाबाद इलाके में पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ जैसी मुसीबत के बीच एक्टिव दिख रहे हैं। आज वह नाव से जिला होशंगाबाद के कई इलाकों में पहुंचे जो बाढ़ से प्रभावित हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और राहत सामग्री भी वितरित की। सीएम ने लोगों से कहा है कि परेशानी के बीच उनकी हर संभव मदद की जाएगी। क्या तुम हिम्मत रखो, मामा इसलिए मुख्यमंत्री बनाए चौथी बार के मरने नहीं देगा किसी भी कीमत पे। अभी भी मीलों तक खेत डूबे हुए हैं, मवेशी का नुकसान हुआ है, घरों में नुकसान हुआ है, जो घर डूब गया अनाज का नुकसान हुआ है, बर्तन भाड़े कपड़े। मेरे बहनों और भाइयों, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं कोई रोऊंगा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ये बात सही है कि एक तरफ कोरोना की मार पड़ रही है, बिजनेस व्यापार ठप्पा, मैं कोरोना से लड़ रहा था अब तक, लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्राकृतिक आपदा है। कहीं से लाना पड़े लाऊंगा, लेकिन जनता को संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। एक दिन पहले ही सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया था। ऐसी मुश्किल से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राहत की बात यह है कि कई जगहों पर करीब 2 फीट तक पानी कम हुआ है। अगर और बारिश ना हुई तो काफी राहत मिलेगी। सीएम ने उनसे कहा कि मेरे भाई बहनों धैर्य रखें, मैं प्रशासन के साथ राहत कार्य और व्यवस्थाओं में लगा हुआ हूं। सीएम ने कहा जल्द ही इस कठिनाई से आप सभी को मुक्ति मिल जाएगी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।
भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जीटीपी को लेकर के कांग्रेस पर तंज कसा है। साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर के बयान भी दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखा देते हैं। देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं। कल लगभग 20-25 किलोमीटर वो वोट से नर्मदा जी में गए। वो अपने जीवन को दांव पे लगाकर लोगों के बीच में पहुंचे, गांव में पहुंचे। एक दिन पहले भी हेलीकॉप्टर बादलों में भटक गया था और वो अपने जीवन को दांव पे लगाकर प्रदेश के सब हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं और विश्वास लोगों को दिला रहे हैं कि सरकार हर संकट में पूरी तरह से साथ में खड़ी है और सरकार ने सर्वे के आदेश कर दिए हैं। बीजेपी के आरोपों पर प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोपों को आपदा में घर में घुसे कांग्रेसियों पर पलटवार करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि हम लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत कार्य की मांग कर रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि हम कल भी कोलार गए थे और उससे पहले भी मैंने वहां पर जाकर उनसे मुलाकात करी थी। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता भाई बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं, मगर उन्हें ये बताना चाहिए कि मुआवजा कब तक देंगे और कितना देंगे। काफी दिनों से मामला चल रहा है। पुलिस की भर्ती हो या शिक्षकों की भर्ती हो, ये काफी दिनों से मामला चल रहा है और ये टाल रही सरकार, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जीडीपी की डाउन हुई है, 23.9% कम हो गई है। पैसा सरकारों के पास है नहीं, मध्य प्रदेश की भी और केंद्र की भी। मध्य प्रदेश में खनिज विभाग के अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर पर लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई करी। लोकायुक्त ने भोपाल के अलावा इंदौर स्थित उसके घर पर भी छापामार कार्रवाई करी। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। इस कार्रवाई में करोड़ों की काली कमाई के खुलासे होने की आशंका इंदौर लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि प्रदीप खन्ना के पास आय से अधिक संपत्ति है। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई। लोकायुक्त ने शिकायत की पड़ताल की और पड़ताल में कई जानकारियां और सबूत जुटाने के बाद एक साथ 2 स्थानों पर छापामार कार्रवाई करी गई। भोपाल के गौतम नगर स्थित प्रदीप खन्ना के घर पर एक टीम ने छापेमार कार्रवाई करी। इंदौर के पटेल नगर स्थित उसके दूसरे घर पर छापेमार कार्रवाई करी गई। भोपाल स्थित घर से लोकायुक्त की टीम को प्रदीप और उनके परिवार के नाम प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज मिले। कई ऐसी जानकारी मिली जिससे करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हो सकता है। हालांकि अभी लोकायुक्त के अधिकारियों ने किसी भी तरीके की संपत्ति का खुलासा नहीं किया। सूत्रों ने बताया है कि लोकायुक्त की कार्रवाई दोनों ही ठिकानों पर लंबी चल सकती है। लोकायुक्त ने अभी तक मिले दस्तावेजों के अनुसार प्रदीप खन्ना ने कई जमीन खरीदी थी, उनके नाम कई गाड़ियां भी हैं और कई प्लॉट भी हैं। मकान होने की जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है। जहां एक और केंद्र सरकार गरीबों को निःशुल्क अनाज वितरण कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कैलाश सेल्समैन द्वारा गरीबों के इस अनाज को काला बाजारी कर व्यापारियों को बेचा जा रहा है। वन सुरक्षा समिति जामनिया ने उपभोक्ता दुकान से 52 कट्टे गेहूं की हेराफेरी करके धनगांव पुलिस को जब्त किया है। आपको बता दें कि वन सुरक्षा समिति द्वारा सेल्समैन को अनाज वितरण का जिम्मा दिया गया था। उसके बावजूद भी विभाग से जुड़े अधिकारियों द्वारा लगातार कैलाश सेल्समैन द्वारा धांधली के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जामनिया में पास में गेहूं के कुछ कट्टे डले हुए हैं, जिसको पुलिस ने जब्ती में लिया गया है तथा इसकी विवेचना आगे जा रही है। खंडवा जिले के पंधाना पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। खंडवा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर बाइक पर ले जा रहे अवैध गांजा 5 किलो 750 ग्राम बरामद किया गया है। किशन जो कि खरगोन जिला का बताया जा रहा है को पंधाना पुलिस टीम ने उसको पकड़ा है। गांजे के साथ पकड़े गए तस्कर से और भी पूछताछ की जा रही है।
कल जो गांजा तस्कर पकड़ाया गया है, तो क्या था मामला? कल पुलिस पंधाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गुराड़े तरफ से अवैध गांजा लेकर मोटरसाइकिल पर आ रहा है। उस पर नाकाबंदी कर मंडी के पास महाराणा प्रतिमा के पास हमने नाकाबंदी कर उसको पकड़ा। उसके पास से 5 किलो 700 ग्राम गांजा होना पाया गया, जिसका लाइसेंस परमिट उसके पास नहीं होना पाया गया। मौके पर ही उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे की डबरा के भीतरवार विकासखंड के करिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कच्ची शराब का बड़ा जखीरा बोलेरो गाड़ी में जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही। 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ भट्टी कच्ची शराब तैयार करने के लिए देते थे। इसमें 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। एक का नाम विनोद जाटव है और उसका भतीजा राहुल जाटव है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जखा साइड से लेके आ रहे हैं और कंजरों के डेरे पर सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी सूचना पड़ते हमने ये एसआई साहब को रवाना किया, उनके साथ हम बल को रवाना किया और वहाँ पे दोभा जो गांव पड़ता है उसके आगे एक नहर की पुलिया पड़ती है, वहाँ इन्हें घेर कर पकड़ा। छिंदवाड़ा जिले में पहले बारिश के न होने से और उसके बाद तेज बारिश होने के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हो गई हैं। यही कारण है कि किसानों ने अब आर्थिक संकट छाया हुआ है। इसी को लेकर के विपक्षी दल के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक विश्वनाथ ओकटे, कांग्रेस सोनसर विधायक विजय चौरे एवं विधायक नीलेश उई के क्षेत्रीय नेता विजय गांवरे के नेतृत्व में मोर्चाबंदी खोल करके तहसील कार्यालय मोखेड़ और सोनसर पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुन करके आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेस जनों ने हाथों में फसलें लेकर किसानों की सोयाबीन, मक्का, मूंग एवं उड़द की फसल खराब होने के हवाला देकर तत्काल ही सर्वे कराए जाने की मांग करी। वहीं सर्वे के बाद किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग करी गई है। मध्य प्रदेश में अनलॉक 4 के लिए शिवराज सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी। अनलॉक 4 में प्रदेश में अब किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं रहेगा। अब तक रविवार को हो रहे लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया। ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं पूरी जानकारी। अनलॉक 4 के लिए शिवराज सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। प्रदेश में अब किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं। अब तक रविवार को हो रहे लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में पाबंदी रहेगी। प्रदेश में अभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल के खुलने पर प्रतिबंध कायम रहेगा। 21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल आ सकेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्र टीचर से परामर्श ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने माता पिता से अनुमति लेनी होगी। अनलॉक 4 में होटल, रेस्टोरेंट और बार भी खुल सकेंगे। रिजॉर्ट्स और सिविलियन क्लब भी खोले जाएंगे। कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून के इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के सफल घरेलू उत्पाद में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020 और 21 की अप्रैल से जून तिमाही की जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंदी में भारत की अर्थव्यवस्था। कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर। अन्नदाताओं पर डूबती अर्थव्यवस्था का दारोमदार। जीडीपी में 40 साल की 23.9% रिकॉर्ड गिरावट। कोरोना महामारी के बीच देश और दुनिया की इकोनॉमी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। पहली तिमाही यानी अप्रैल जून की जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चिंताजनक है। जीडीपी में 40 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-2020 की
चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च के दौरान ग्रोथ रेट 3.1% थी। जीडीपी में शामिल किए गए कुल 8 सेक्टर्स में से केवल एग्रीकल्चर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें बढ़त देखी गई है। बाकी के 7 सेक्टर्स में भारी गिरावट रही है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल जून के दौरान अर्थव्यवस्था में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन खराब रहा है। सबसे अधिक प्रभाव निर्माण उद्योग पर पड़ा है, जो 50% से भी अधिक गिरा है। जीडीपी में कुल 8 सेक्टर्स में से एकमात्र कृषि सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.4% रही। माइनिंग सेक्टर में 23.3% की गिरावट दिखी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% की गिरावट दिखी है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट में 50.2% की गिरावट आई है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर की वृद्धि दर में 47% की गिरावट दिखी है। गैस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूटिलिटी सेक्टर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों का मतलब ये है कि कृषि को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स ने खराब प्रदर्शन इस दौरान किया है। गिरावट की वजह साफ है कि इस तिमाही में 2 महीने यानी अप्रैल और मई में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप रही है और जून में भी इसमें थोड़ी ही रफ्तार मिल पाई। इस वजह से रेटिंग एजेंसियों और इकोनॉमिस्ट ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि जून तिमाही के जीडीपी में 16 से 25% की गिरावट आ सकती है। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों, केंद्र और राज्य सरकारों के व्यय आंकड़ों, कृषि पैदावार और ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा आदि कारोबार के प्रदर्शन के आंकड़ों को देखते हुए यह आशंका जाहिर की जा रही है। जानकारों की माने तो मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार आदि सेक्टर्स देश की जीडीपी में करीब 45% का योगदान रखते हैं और पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर्स के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। एक साल के भीतर देश में बनाए जा रहे सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को दिखाती है। इससे पता चलता है कि देश का विकास किस तरह से हो रहा है। एनएसओ जीडीपी के आंकड़े हर तिमाही यानी साल में 4 बार जारी करता है। इसकी गणना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स के जरिए होती है। जीडीपी के आंकड़ों का आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होते हैं तो ये देश के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। आर्थिक सुस्ती की वजह से छटनी की आशंका बढ़ जाती है। वहीं लोगों का बचत और निवेश भी कम हो जाता है। जीडीपी रेट में गिरावट का सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ता है। भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, इसलिए आर्थिक वृद्धि दर घटने का ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि लोगों की औसत आय घट जाती है, नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार घट जाती है। लॉकडाउन के बाद जीडीपी को पहली बार जारी किया गया है। अप्रैल से जून के बीच पूरी तरह से देश में लॉकडाउन था। इससे आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। इसीलिए जून तिमाही के जीडीपी के आंकड़े से आगे की ग्रोथ रेट का पता चल सकेगा। हालांकि अब देश में अनलॉक है और आर्थिक गतिविधियां शर्तों के साथ शुरू हो गई हैं। ऐसे में आने वाली तिमाही में जीडीपी में सुधार की उम्मीद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
आमतौर पर 7 साल की उम्र में बच्चे खेलना कूदना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो इस उम्र में करीब 150 कारों के लोगों को मात्र 1 मिनट में पहचान लेता है। ये अद्भुत रिकॉर्ड बनाने वाला बच्चा केवल राहुल है, जिसने सिर्फ 1 मिनट में 150 कारों के लोगों को पहचान लिया है और रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 7 साल के बच्चे का कमाल, 1 मिनट में 150 कारों के लोगों को पहचाना, लोगों को पहचान बनाया रिकॉर्ड। बच्चे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 में दर्ज, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी बच्चे का नाम दर्ज। बच्चे ने कहा, मुझे कारों से है बेहद प्यार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा। आमतौर पर 7 साल की उम्र में बच्चे खेलना कूदना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो इस उम्र में करीब 150 कारों के लोगों को मात्र 1 मिनट में पहचान गया। ये अद्भुत रिकॉर्ड बनाने वाला बच्चा केवल राहुल है, जिसने सिर्फ 1 मिनट में 150 कारों के लोगों को पहचान लिया, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस कारनामे के लिए इस बच्चे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चेन्नई के रहने वाले रिकॉर्डधारी नन्हे राहुल ने कहा कि मुझे कारों से बहुत प्यार है। मैंने 1 मिनट में 150 कारों के लोगों की पहचान की है। मुझे अपनी उपलब्धि पर गर्व है, इसलिए मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। राहुल के पिता राजू ने कहा कि बच्चा ये रिकॉर्ड इसलिए तोड़ पाया क्योंकि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है और वह हर एक बात आसानी से याद रख पाता है। चाहे हम भूल जाएं, पर वह कुछ भी नहीं भूलता। केविन राहुल की बड़ी इच्छा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनके साथ आइसक्रीम खाए। Said that he had a dream of having ice cream with our honorable Prime Minister. इसलिए 7 साल के केविन के पिता ने उसे बताया कि इसलिए उसे बड़ा काम करना होगा। हमने इस कार्यक्रम की योजना इसलिए बनाई कि उसकी कारों में काफी रुचि है। हमने एक खेल के तौर पर उससे कारों के लोगों की पहचान करवाई और उसने उन्हें बखूबी पहचानना सीख लिया। We trained him, so he identified 150 car logos in 1 minute, and that's a record, and we are very proud of it. ये रिकॉर्ड बनाने का प्रयास जून में किया गया था, लेकिन ये रिकॉर्ड हाल ही में टूटा है। नेक्स्ट रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।